Alright. So we are going to initially start with our class today. अभी मैं आपके साथ जो हूँ पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी एंड आपको सारा बताऊंगी कि हम लोग इस पूरी क्लास को लेके कैसे चलेंगे, राइट? आपको मटेरियल कौन सा यूज करना है, आपने स्टडी कहाँ से करनी है, पहले ये हम सारी चीजें वाइंड अप कर लें ताकि आपको पता चल जाए, लाइक हम सेम पेज पे आ जाएं, ताकि फिर हम उसके बाद हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे विद आवर चैप्टर 1, बट इट इज आवर इनिशियल क्लास, तो आज शायद हम उतना उस तरह ना स्टार्ट करें, राइट? तो सबसे पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लूं कि आपकी स्क्रीन पे अब आगे होगी पेपर पैटर्न, ठीक है ना? अब द थिंग इज दैट आपकी जो F1 है उसमें यू हैव योर 2 सेक्शंस, ठीक है? आपके पास एक सेक्शन होता है A और आपके पास एक सेक्शन होता है आपका B। नाउ लेट मी मेक वन थिंग क्लियर टू यू कि आपके पास ये जो है ना आपका सब्जेक्ट व्हिच इज योर F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो इसमें इवन दो अगर आपको कहीं पे ग्राफ शो हो रहे हैं या कुछ भी शो हो रहा है, बट है ये थ्योरी, तो आपको वो एग्जामिनर टेस्ट भी एज ए थ्योरी करेगा। एंड थ्योरी में एक चीज होती है कि थ्योरी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनका एक प्रो होता है, सही है, कि वो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है थ्योरी को करना, लाइक समटाइम्स थ्योरी इज वेरी बोरिंग, सही है, एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। आपके जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ये FA2 देख लो, MA2 देख लो, वो क्या है, उनमें थ्योरी भी आती है बट दे आर मोर ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना? तो ये टोटली आपको थ्योरी टेस्ट होगी, और इसके लिए थ्योरी के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताया करूंगी कि आपने किस तरह हैंडल करनी है, बिकॉज थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, राइट? ओके, तो जैसे मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक आपके पास सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है इन योर एग्जाम। अच्छा, अब सेक्शन ए में यू आर गोइंग टू हैव 1 मार्क क्वेश्चंस एंड यू आर गोइंग टू हैव 2 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है? अब 1 मार्क क्वेश्चंस में क्या होगा ना कि कितने वो आपके पास आते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चंस आपके पास 16 आएंगे, राइट? सो दे विल बी कंटेनिंग 16 मार्क्स। तो इस तरह आपके पास पेपर के 16 मार्क्स आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस लेके जाएगा। बाकी जो आपके पास 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके पास होंगे 30 क्वेश्चन, राइट? तो जो वो 2 मार्क के क्वेश्चन आपके पास 30 के स्टैंड करेंगे, दे विल बी कंटेनिंग 60 मार्क्स ऑफ योर पेपर, ठीक है ना? अच्छा, अब आपके पास जो सेक्शन बी आएगा ना, ये अच्छा, ये जो सेक्शन ए है, दीज आर टोटली MCQs, राइट? MCQs। और जो आपके पास सेक्शन बी आता है, दीज आर योर मल्टीपल टास्क क्वेश्चन, ठीक है? मल्टीपल टास्क क्वेश्चन में अब आपके पास कैसे होंगे, यू विल बी हैविंग 6 क्वेश्चन, ठीक है, हैविंग 4 मार्क्स या होल्डिंग 4 मार्क्स। तो इसका मतलब आपके पास MTQs कितने मार्क्स के टोटल होंगे, आपके पास 24 मार्क्स के आपके MTQs होंगे, जिनको मल्टीपल टास्क क्वेश्चन कहते हैं। और आपको एक सिनेरियो दिया होगा जिसमें से आपके पास नीचे क्वेश्चंस होंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे हो सकता है कि वो जो सिनेरियो वो एक टॉपिक से होगा, तो समवट आपके वो जो क्वेश्चंस होंगे MTQs में वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, राइट? तो स्टोरी थोड़ी बहुत एक जैसी कि अगर आपको वो टॉपिक आता है तो आप MTQ आसानी से कर सकते हो। अच्छा, MTQs के लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि हमें पता होता है कि हाँ, ये दे स्टैंड मोर चांसेस कि ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि MTQ इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकता है। वो खैर बात की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो आपका पेपर पैटर्न डिस्कस किया मैंने। आपके पास सेक्शन ए में एक होते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, दूसरे होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क के क्वेश्चन 16 होंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन आपके पास 30 होंगे, फिर आपके पास ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, ठीक है? दिस वॉज योर पेपर पैटर्न। अब मैं आगे आपके पास चलूंगी, क्योंकि वी विल बी गोइंग थ्रू आवर BBP किट। जो आपकी BBP टेक्स्ट होगी ना, वो हमने पूरी क्लास में करनी है, एंड आपने BBP टेक्स्ट से ही पूरी तैयारी करनी है। लाइक आई विल बी गिविंग माई ओन नोट्स, मैं अपने नोट्स से पढ़ाया करूंगी, लेकिन जो चीजें हमें टेक्स्ट से करनी होंगी वो टेक्स्ट से करेंगे, एंड थ्रू आउट F1 में हमारी टेक्स्ट ही यूज होगी, ठीक है? और टेक्स्ट का ये है कि BBP टेक्स्ट जो बच्चा कर लेता है ना आसानी से 1 टाइम इन द क्लास, एंड 2 सेकेंड जो आपने खुद से रीडिंग करनी है, उसका ये होगा कि आपकी थोरो जो तैयारी होती है ना, लाइक कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता अगर कि उसने BBP टेक्स्ट प्रिपेयर किया था।
तो हम लोगों ने वो यूज करनी है। बीबीपी टेक्स्ट से मैं अब आपके साथ पूरा आपका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि आपके कौन कौन से एरियाज हैं, राइट, एंड हमने कौन से एरिया को स्टार्ट करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस तो आप अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग ऑन टू द एरियाज ऑफ योर सिलेबस। ओ मिस्टेकनली जो थी ना वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई थी, और आपने उसको फिर मुझे शायद बताया भी नहीं, बट दिस आई वाज एनोटेटिंग, मैं लिख रही थी बट मुझे ये पता नहीं चला कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। तो प्लीज, मैं मोस्टली सारा कुछ राइट डाउन ही करूंगी, तो अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं कोई और स्क्रीन नजर आ रही है, तो एक मुझे जरूर बता दिया करना है, ठीक है। तो दिस इज योर पेपर पैटर्न, यू कैन नोट इट डाउन, और फिर उसके बाद हम, और यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, और उसके बाद हम लोग एरियाज पे चलने लगे। नहीं देखो, आपकी जो है ना वो बीबीपी जो है आपकी ना, वो आपके पास दो तरह का मटेरियल होता है। एक होता है आपका बीबीपी टेक्स्ट होता है, ठीक है, और एक आपके पास बीबीपी किट होती है, ठीक है ना। अब किट और कैपलिन जो है, किट हम ज्यादा फोकस करेंगे बीबीपी, इवन दो कैपलिन हम रखेंगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसेस और सारा कुछ। लेकिन ये जो सही प्रेपरेशन आपकी होगी ना, वो टेक्स्ट होगी। टेक्स्ट के अंदर एमसीक्यूज होते हैं, लाइक जब चैप्टर वाइंड अप होता है तो वो थोड़े बहुत 5 to 6 एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन किट इज द प्रॉपर डील जिसमें आपके पास सारे एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर वाइज। तो हम पहले टेक्स्ट का एक जैसे चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किट पे जाया करेंगे, या आपको क्वेश्चन साथ में आपको पता चल जाएगा अभी जब मैं स्टार्ट करूंगी कि आपको मैं साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया करूंगी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स भी दिया करूंगी आपको। तो आपका खुद हर चैप्टर साथ साथ ही प्रिपेयर हुआ करेगा, ठीक है। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द कंटेंट्स ऑफ योर बीबीपी टेक्स्ट। अब ये आपके सामने मैंने बीबीपी टेक्स्ट जो है ना वो ओपन कर लिया, और मैंने आपको बीबीपी टेक्स्ट व्हाट्सएप भी कर दी इन केस यू डोंट हैव इट इन हार्ड कॉपी। अब क्या है ना कि आप कंटेंट्स के पेज पे जाओगे ना, तो ये आपके पास आपका पूरा सिलेबस गाइड आपको शो हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर पार्ट ए, पार्ट ए से स्टार्ट होती है और इट विल गो टू पार्ट ए, ठीक है। तो ये आपका सारा सिलेबस है। अब जो आपके पास पार्ट ए आता है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, ये चैप्टर्स इस तरह हैं कि दे विल बी हैविंग मेनी कंटेंट्स, ठीक है ना। तो आपके पास पार्ट ए आता है वो आपको बिजनेस के बारे में शुरू की चीजें बताता है कि आपका कैसा बिजनेस होना चाहिए, किस तरह के बिजनेसेस होते हैं, किस तरह के लोग बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। आई होप कि अब स्क्रीन बीबीपी किट की टेक्स्ट की ही शो हो रही है। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग पार्ट ए। तो पार्ट ए में मैं बात कर रही थी कि आपका जो पार्ट ए है ना, देखो, पार्ट ए बिल्कुल इस तरह है कि आप एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। F1 आपका सब्जेक्ट है, और अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको बिजनेस की नो हाउ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बिजनेस की जो बेसिकली जो एक नो हाउ डेवलप होगी ना, कि आपको वो बताएगा, जो टॉपिक्स आपको बताएंगे कि व्हाट इज अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेसेस कैसे फॉर्म होते हैं, कौन लोग बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, फिर बात होती है कि बिजनेस किस तरह के एनवायरनमेंट्स में चलता है, वो आपका पार्ट ए डिस्कस करेगा, ठीक है ना। फिर पार्ट ए से पार्ट बी थोड़ा सा एक बड़ी आप स्टेज पे चले जाओगे, जिसके अंदर आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही आती है, लेकिन उसमें आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी की बात करते हो कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह के कल्चर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है ना। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपको अभी करने की बात नहीं है, लेकिन गवर्नेंस बेसिकली क्या होती है ना, हाउ यू रन अ कंपनी, दैट इज योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑफ योर F1। फिर आपके पास पार्ट सी आ जाता है, इसमें आप सारी जो फाइनेंस
की डीलिंग होती है ना, रोल ऑफ अकाउंटिंग, आपकी सिक्योरिटी, ऑडिट की बात आती है। ऑडिट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये बहुत थॉरली करना है। आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड की, एक तो आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर आपने प्रिवेंट कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा 10th चैप्टर में। फिर आपके पास ये पार्ट डी आ जाता है। पार्ट डी बड़ा बहुत ही मजे का जो है ना वो एरिया आपका पार्ट डी है। पार्ट डी में क्या हो रहा होता है ना कि आपके पास लोग तो आ गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अब आपने उनको लीड और मैनेज कैसे करना है, उनको टीम्स कैसे बनानी है, उनके ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, उनको इंडिविजुअल्स की तरह कैसे डील कर रहे हैं, ये आपको पार्ट डी बताएगा। तो इसमें जितने भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस, अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं, फिर मोटिवेशन कैसे दी जाती है, परफॉर्मेंस उनकी अप्रेस कैसे की जाती है, ये आपको पार्ट डी बताएगा। फिर आपके पास पार्ट ई आ जाता है, विच इज योर पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन इन द बिजनेस। अब इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो लास्ट जो आपके दो एरियाज हैं वो बड़े मजे के और बड़े आसान और बड़े छोटे से एरियाज हैं। पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन में आप एक इंडिविजुअल की पर्सनल इफेक्टिवनेस को डील करोगे और आपने इंडिविजुअल्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। सी, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, अगर मेरी कम्युनिकेशन आपके साथ एक क्लियर ना हो, ठीक है, वेग सी कम्युनिकेशन हो, क्लियर ना, आपको मेरी बात की समझ ना आए, तो फिर हम क्लास लेकर चल नहीं सकते। सो दिस इज हाउ द बिजनेस इज कि आपके सुपीरियर्स और आपके जूनियर्स में अगर कम्युनिकेशन ठीक ना हो तो फिर आपकी कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी सही तरह फ्लो नहीं कर सकता। लास्ट ऑफ योर पार्ट्स आर योर प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड योर बिजनेस। इसमें क्या होता है कि एथिकल कंसिडरेशन देखते हो, देखो हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक तमीज होती है, ठीक है, एक कंसिडरेशन होती है, एक एथिकल कंटेंट होता है, ठीक है। आपको वो सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल डीलिंग्स आपको आपका पार्ट एफ बताएगा, सही है। सो दिस इज ऑल ऑफ योर सिलेबस गाइड। और अब हमने जिस चैप्टर से स्टार्ट करना है ना वो ये है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ योर बीबीपी किट टेक्स्ट और चैप्टर 5। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी तरह करवाती हूँ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। स्टेक होल्डर्स हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स किसके साथ आएगा, स्टेक होल्डर्स 6 के साथ आएगा। तो एक चैप्टर 1 का पार्ट चैप्टर 5 के साथ हो जाएगा और एक चैप्टर 1 का पार्ट आपका चैप्टर 6 के साथ होगा, ठीक है। फिर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, आपकी मैक्रो और माइक्रो होती है, वो अलग से हम डील करेंगे। तो इस तरह आपके शुरू के तकरीबन 1.5 वीक्स में तकरीबन 3 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट। So this is how we are going to start. Wait. Yeah. So if you have any questions, you can ask me. तब तक आप questions करो और मैं तब तक अपने notes खोलती हूँ। Okay. So I'm assuming there are no questions from your side. अब क्या है ना कि So we are going to start with our chapter 1. अब ये chapter 1 जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपकी जो बीबीपी टेक्स्ट है ना जिससे आपने रेफर करना है, राइट, अगर आपका दिल करे कि आपने रीड करनी है बीबीपी, तो बीबीपी का चैप्टर 1 है एंड चैप्टर 5 हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर 2 चैप्टर्स। जब ये हम चैप्टर खत्म करेंगे तो वी विल बी डन विद 2 ऑफ आवर चैप्टर्स, क्योंकि चैप्टर 1 है और चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो कंटेंट्स है जिसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो हम नाम पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली है क्या और ये एग्जिस्ट क्यों करती है, ठीक है। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ऐसी आती है जिसका नाम होता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है ये हमने पढ़नी है। दीज आर 3 टाइप्स, ठीक है। फिर आपके पास सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ऐसे
ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सेंट्रलाइज होती हैं, कुछ होती है डिसेंट्रलाइज। अभी ये सब कुछ क्या होता है कि आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत आगे की बात है, ठीक है। स्टार्टिंग, अब हम इनिशियली स्टार्ट करने लगे विद आवर चैप्टर। राइट, अब स्क्रीन शो हो रही है। मैंने एक सेकंड, मैंने ये अभी एनोटेट किया था, ये बीबीपी की बात की थी, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। और उसके बाद मैंने बात की थी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स की। जब हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा तो ये आपको नोट्स एज इट इज भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसकी परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, तो वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे पहले देखो, कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो, जो सब्जेक्ट का टॉपिक होता है या जिस बारे में वो सब्जेक्ट होता है, सी वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बिजनेस, राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमें कहती क्या है, ठीक है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है आपको बहुत जगह नजर आएगी, कुछ डेफिनेशन में आपको बाउंड्री का वर्ड नजर नहीं आएगा, ठीक है, बट दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम योर बीबीपी टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं ये साथ में ही बता रही हूँ ताकि आपको इस चीज की टेंशन ना हो। I'm going to read the definition. A social arrangement. See, a business organization or an organization is a social arrangement which pursues collective goals, which controls its own performance, and which has a boundary separating it from its environment. ठीक है। अच्छा, अब ये क्या सारी बात उसने की है, ये आप लोगों में से किसी को समझ नहीं आया होगा कि उसने क्या बात की है, ठीक है। एंड व्हाई आर वी इवन स्टडिंग दिस डेफिनेशन। बात पता है क्या है कि इस डेफिनेशन में देयर आर 4 कोर एरियाज जो कि आपको एक्चुअली में बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले वो बात आपको करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट है। सोशल अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? सोशल अरेंजमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, ठीक है, अब हमें समझ आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, दे गैदर टुगेदर, मतलब वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे हो जाते हैं भाई? वो इकट्ठे हो जाते हैं फॉर कलेक्टिव गोल्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है कि मैं आपको एक आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसका मतलब, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सी, हमारी जो, मैं अब आपके साथ जो एग्जाम्पल लेने लगी हूँ वो एक है क्रिकेट टीम की एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। सी, आपकी क्रिकेट टीम में इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और फिर आपकी एक पूरी की पूरी टीम है। अच्छा, अब इंडिविजुअल्स में से एक इंडिविजुअल मैं निकालती हूँ जो कि आपका बैट्समैन है, ठीक है। एक बैट्समैन की मैंने मिसाल ले ली। अब ये जो बैट्समैन है ना, ये क्या करेगा कि ये चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊं, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द मैच मैं मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर हो जाऊं, ठीक है ना। या आपका अगर बॉलर है तो वो कहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकेट्स ले लूं ताकि मैं मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर हो जाऊं। देखो, इस बैट्समैन की एक माइंड से सोचो कि उसका क्या काम होगा, उसका थॉट प्रोसेस ये है, उसका गोल बेसिकली ये है कि एट द एंड ऑफ द मैच मुझे एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिल जाए, ठीक है। तो वो उसका गोल है। एज ए टीम अगर आप सोचोगे ना, अभी हमने इंडिविजुअल की बात की है, लेकिन एज ए टीम अगर आप सोचोगे तो एक पूरी की पूरी टीम ये सोचती है कि हम अपोजिंग टीम से मैच जीत जाएं, ठीक है। पाकिस्तान की टीम है, वो हमेशा ये चाहेगी कि हम अपोजिंग टीम से मैच जो है हमारा जीत जाए, हम लूज ना करें, ठीक है। तो अब आपने ये देखिए कि आपकी एक ही टीम है, उसके अंदर आपके पास इंडिविजुअल्स होते हैं और टीम्स होते हैं। और अगर आप यही एग्जाम्पल कोट करूं मैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखो, एक पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू हैव योर इंडिविजुअल्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, आपके पास डायरेक्टर्स होते हैं, आपके पास मैनेजर्स होते हैं, टीम वर्कर्स जितने भी हैं, सही है, ये जितने भी होते हैं, इन सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। और इन सबके गोल्स
अचीव करते करते, वो अपने गोल्स अचीव करते करते वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर रहे होते हैं। तो ये पूरी एग्जाम्पल समझाने का मतलब ये था कि आपके कलेक्टिव गोल्स, देखो इस गोल्स के साथ सिर्फ गोल्स नहीं, दीज आर कलेक्टिव गोल्स, सही है। तो एक टीम जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर रही होती है, गोल्स को अचीव करवा रही होती है, राइट। तो पहले दो जो हैं वो पॉइंट्स क्लियर है, सोशल अरेंजमेंट का एंड कलेक्टिव गोल्स का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू कंट्रोल इट्स ओन परफॉर्मेंस। अच्छा देखो, पहले आपने बात की कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव सोशल अरेंजमेंट, मतलब कि आपके पास पीपल आ गए, लोग आ गए। क्यों आ गए लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स अचीव करने, ठीक है। अच्छा, गोल्स अचीव कर लिए, अब हमने अपने गोल्स तो बना लिए, लेकिन उन गोल्स को हमने मीट कैसे करना है? देखो, आपने F1 में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब आपने ये F1 में आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि मैंने यार 90% तो अचीव करना ही करना है, इससे कम तो मैंने लेना ही नहीं है। अच्छा, अब इस 90% को अचीव करने के लिए आपने अपनी परफॉर्मेंस कैसे कंट्रोल करनी है, ये आपको सिखाएगा ये वाला मेजर, विच इज कंट्रोल इट्स ओन परफॉर्मेंस। इसमें आप क्या करते हो कि देखो, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, इसको आपने स्टैंडर्ड के साथ लिंक करना होता है, सही है। योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लिंक्ड विद योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो, मैं दिन में फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसने सोचा हुआ है कि मैंने एक दिन में 5 घंटे पढ़ा, उसने एक्चुअल में 5 घंटे पढ़ा, लेकिन उसने स्टैंडर्ड में बनाया हुआ था कि मैंने तो 8 आवर्स अचीव करने, अगर मैंने 90% की परफॉर्मेंस अचीव करनी है तो मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसने एक्चुअल में कितना पढ़ा, उसने सिर्फ 5 घंटे पढ़ा। तो क्या उसकी जो परफॉर्मेंस है ये फुलफिल हो पाएगी? नहीं, फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको कहते हैं कि आपने अपने कंट्रोल कैसे करनी है परफॉर्मेंस। एक्चुअली कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल का मतलब होता है मॉनिटर करना, ठीक है। तो आप मॉनिटर कैसे करोगे? जब आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे, वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर हो जाएगी। अच्छा, लास्ट एंड द लीस्ट, आपने आपके पास जो आया ना वो है योर बाउंड्री, ठीक है, राइट। अब आपके पास एक बाउंड्री है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो, ये आपके सर्कल्स, दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन नंबर ए है और ऑर्गेनाइजेशन बी है। ऑर्गेनाइजेशन ए में यू हैव सोशल अरेंजमेंट, मतलब आपके पास पीपल हैं, यू हैव कलेक्टिव गोल्स, ठीक है, यू हैव कंट्रोल परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बी में भी आपके पास पीपल हैं, यू हैव गोल्स, यू हैव कंट्रोल परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन ये वाली सोशल अरेंजमेंट इस वाली सोशल अरेंजमेंट से डिफर कर रही है, ये वाले गोल्स बी के गोल से डिफर कर रहे हैं। ए के मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस बी की मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस से डिफर कर रही है। व्हाई इज दैट? बिकॉज आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की बाउंड्रीज डिफरेंट है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में रहते हुए आप अलग तरीके से सोशल अरेंजमेंट बनाते हो, अलग तरीके से गोल्स को कलेक्ट कर रहे होते हो और अलग तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हो। तो विद दिस आवर डेफिनेशन इज कमिंग टू एन एंड, ठीक है। कि आपकी, अब आपको पता चल गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। अ सोशल अरेंजमेंट मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू परस्यू देयर कलेक्टिव गोल्स, ठीक है, which controls its own performance and which has a boundary separating it from its environment। तो ये बात जो मैंने आपके साथ ये वाली बात लिखी हुई है ना, separating it from its environment, ये मैंने आपके साथ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि this is how both of the boundaries differ, right? या एग्जैक्टली, बाउंड्रीज मतलब एक बाउंड्री है वो अलग सी, अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री ही बाउंड्री को मैं ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री एक घर की बाउंड्री से रिलेट करूं कि देखो, एक दो आपके और आपका नेबर का घर है, ठीक है। आपके आपकी फैमिली के अंदर भी लोग हैं, यू गाइस हैव योर ओन गोल्स, ठीक है। अब आपके घर उसके घर से कैसे डिफरेंट है? दैट इज बिकॉज ऑफ योर बाउंड्री, राइट। क्योंकि उस बाउंड्री में रहते हुए एक सोशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, गोल्स डिफरेंट है, आप लोगों के आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का तरीका डिफरेंट है, सही है। तो दिस इज योर
this is how your boundaries separate your organization from the other organization boundary. ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है, और ये जो डेफिनेशन है ये आपको ऑलमोस्ट 2 मार्क्स की आएगी, और आपकी just let me remove this. All right. तो अब आपके सामने एक वर्कशीट जो है वो शेयर हो रही होगी. दीज आर योर नेक्स्ट 2 टॉपिक्स. ठीक है, अच्छा अब ये क्या है कि हम पहले ये वर्कशीट यहाँ पे करेंगे, ताकि क्योंकि अगर आप एकदम से रीड करते हो ना तो आपको समझ नहीं आएगी, राइट. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट ऑन दिस पेज. मैं आपको ये वर्कशीट एज इट सेंड भी कर दूंगी, और प्रेजेंटेशन में आपके पास वो फुल हुए हुए नोट्स हैं जिससे आप रीडिंग भी कर सकते हो. ठीक है, स्टार्टिंग विद दीज 2 टॉपिक्स. हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन के बाद जो टॉपिक आता है ना, जो आपको F1 में नजर आएगा, वो आता है व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पहले तो हमने पढ़ लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है. अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, हमें क्या जरूरत है इन ऑर्गेनाइजेशन की. वो जो पॉइंट्स हैं वो ये सारे पॉइंट्स हैं कि टाइम सेविंग, डिविजन ऑफ लेबर, साया एनर्जी, नॉलेज शेयरिंग, सेटिस्फाइंग सोशल नीड. कुछ भी समझ नहीं आया, कोई टेंशन की बात नहीं है. अच्छा, अब द थिंग इज दैट आपके पास जो राइट राइट सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, दैट इज टाइम सेविंग. सी, हमने बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट होती है. इसका क्या मतलब है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. ठीक है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के लोग होते हैं. अच्छा, अब हमारे पास जब इतने ज्यादा एक लोग काम कर रहे होते हैं ना, जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे होते हैं, सही है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे होते हैं, सो मेनी पीपल आर डूइंग दैट, तो उससे हमारा क्या हो रहा होता है कि हमारा टाइम का जो स्ट्रेन है ना बेसिकली वो कम हो जाता है. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स जो कि लिमिटेड होती हैं. एक होता है टाइम, आपके पास वक्त जो है आपका बहुत लिमिटेड होता है. दूसरा आपके पास पैसा जो है वो बहुत लिमिटेड होता है. फाइनेंस इज वेरी लिमिटेड एंड टाइम इज वेरी लिमिटेड. ठीक है ना, तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे समझाई जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों चाहिए होती है, वो ये चाहिए होती है क्योंकि हमारी उसमें सोशल अरेंजमेंट आ जाती है. जब इतने ज्यादा लोग काम करते हैं टू फुलफिल अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टाइम है ना वो अपना गोल्स को फास्टर अचीव करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से टाइम बच जाता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ टाइम सेविंग इज हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. दूसरा आपके पास जो आता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर का आपके पास ऑप्शन आता है. डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेग्रीगेशन. ठीक है, सेग्रीगेट करना किसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को आसान तरीके से अगर आपने समझना है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है. ठीक है, अब आपके पास 5 एम्प्लॉयज हैं, आपने 5 एम्प्लॉयज को डिफरेंट टास्क पे लगा दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने उनको सेग्रीगेट कर दिए, जिसकी वजह से वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, तो सारे टास्क भी फुलफिल हो जाएंगे और आपके पास टाइम भी सेव हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर डज. जो इंसान जितना अच्छा होगा, जितना स्पेशलाइज्ड स्टाफ होगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है, आपके पास चेयर्स बनाने वाला स्टाफ है. ठीक है, अब वो जो चेयर्स को बना रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड होंगे. जो नॉर्मल इंसान एक चेयर 3 घंटे में बनाता है, वो जो स्पेशलाइज्ड स्टाफ होगा वो 15-20 चेयर्स बना लेगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर इज. फिर आपके पास ये आता है साया एनर्जी. साया एनर्जी एक बड़ी मजे की टर्म है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होती है स्टूडेंट्स के लिए, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साया एनर्जी क्या होती है. साई एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन समझनी है कि 2 + 2 इक्वल्स टू 5. ठीक है ना, अब 2 + 2 इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है, बेसिकली इस साई एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलकर काम करेंगे ना, तो वो एक इंडिविजुअल से ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकते हैं. दिस इज व्हाट साई एनर्जी इज, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलकर काम करेंगे तो वो एक इंडिविजुअल से ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकते हैं. ठीक है,
अगर कोई पर्सन है वो अकेले काम कर रहा है, वो बहुत स्लो काम करेगा, लेकिन वो अगर मिलके काम करेंगे तो वो आपस में काम बांट लेंगे और उनका काम तेजी से हो जाएगा। दिस इज व्हाट साइनर्जी इज। ठीक है, पहले तो मुझे यहाँ तक क्लियर कर दें कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई है बात। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास साइनर्जी की, विच इज 2 + 2 = 5, सी अगर आप नॉर्मल मैथ्स देखते हो तो 2 + 2 तो 4 होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे 5 को बताने का ये नतीजा ये है कि आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। 4 की जगह यू विल बी हैविंग 5 एज एन आउटपुट। ठीक है, और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हो साइनर्जी इफेक्ट की, तो पीपल वर्किंग टुगेदर कैन प्रोड्यूस हायर आउटपुट देन द आउटपुट इफ दे वर वर्किंग सेपरेटली। तो अगर वो सेपरेट काम कर रहे थे तो आउटपुट 4 होना था, क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं तो आपका आउटपुट 5 है। ये जो साइनर्जी इफेक्ट है ये इक्वेशन की तरह भी पूछा जा सकता है, और ये इसकी डेफिनेशन की तरह भी पूछा जा सकता है। जो मैं नोट्स में आपको डेफिनेशन लिखवाई है वो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, तो वो पढ़ना मत भूलिएगा। ठीक है, अभी वो भी हम पढ़ते हैं। तो यस, दिस वाज साइनर्जी इफेक्ट। उसके बाद आपके पास नॉलेज शेयरिंग आ जाता है कि देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात एक्सप्लेन करूंगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो वो एक तरह से स्किल्स भी शेयर कर रहे होते हैं, नॉलेज भी शेयर कर रहे होते हैं। सी अगर आप ये देखो कि अगर वो आइडल टाइम में भी बैठे हुए ना, अगर वो ब्रेक टाइम में लेट्स से कॉफी ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है, उसमें भी बैठे हुए ना, दे आर शेयरिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज। वो कोई ना कोई बात एक दूसरे से करके कोई ना कोई नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे। तो ये बेनिफिट सिर्फ आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको बेनिफिट मिलता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, टाइम सेविंग भी हो जाता है, डिविजन ऑफ लेबर भी हो जाती है, साइनर्जी भी हो जाती है, नॉलेज शेयरिंग भी हो जाती है। वो होती है कहाँ पे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? उसके बाद आपके पास लास्ट चीज है, वो है आपकी सेटिस्फाइंग सोशल नीड। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या तुक है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड। तो देखो, इट इज अ वेरी बेसिक नीड, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनको एक दूसरे की एक तरह से पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। तो अगर कोई भी एबसेंट हो जाएगा या कोई भी प्रेजेंटेशन में नहीं आया होगा, तो उनको होगा कि यार नहीं, ये तो हमारा काम फुलफिल नहीं हो रहा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि पीपल आर शेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। जैसे आइडिया शेयर कर रहे होते हैं, फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो उससे क्या होता है कि आपकी बेसिक सोशल नीड जो हो रही होती है ना, वो फुलफिल हो रही होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई डू वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको टाइम सेविंग पता चल गया है, ये सारी आपको बातें पता चल गई हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क।
Okay, so now we are going to move on to our next topic, which is why organizations differ. अब हमें ये पता चलने लगे कि भाई इतनी ज़्यादा organizations होती हैं और वो क्यों differ कर रही होती हैं एक दूसरे से, वो है ये जो सारे points आपको नीचे mention किए हुए ना, इनकी वजह से more or less आपको यही सारे points test हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर से कई point आपको exam में test नहीं होगा, तो ये points समझने बड़े important हैं। सबसे पहले आपका मैं पॉइंट एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ओनरशिप एंड कंट्रोल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो बेसिकली कि ओनरशिप और कंट्रोल में फर्क क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है ना कि आपको एक चीज जो मैं अभी से ही समझाने लगी हूँ, क्योंकि आपके ये नेक्स्ट मूविंग ऑन टॉपिक्स में ये चीज एक्सप्लेन होगी। देखो, आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ठीक है, उसके जो ओनर्स होते हैं ना, वो आपको पता है कि मे बी अगर नहीं भी पता तो अगर आप आज आपको पता चल जाएगा कि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होते हैं, ठीक है ना। अब शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि ये लोग वो हैं जिन्होंने सारा फाइनेंस वगैरह लगाया, ठीक है, और ये किसको दे देते हैं कंपनी रन करने के लिए, ये कंपनी रन करने के लिए दे देते हैं आपके डायरेक्टर्स को, ठीक है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स। ये किसको कंपनी रन करने के लिए दे देते हैं? ये डायरेक्टर्स को रन करने के लिए दे देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप जो होती है ना, वो शेयर होल्डर्स के पास होती है, लेकिन कंट्रोल वो किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? कंट्रोल वो ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। इसको एजेंसी रिलेशनशिप भी कहते हैं, ये आगे जाके हम थॉरोली पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यही फर्क है जो आपका ओनरशिप में और कंट्रोल में। ओनरशिप जो होती है ना, जैसे मेरे पास एक ओनरशिप है, जैसे गाड़ी की ओनरशिप मेरी है, ठीक है ना, वो ओनरशिप जो है मेरी रहेगी, मैं किसी को यूज करने के लिए दे दूंगी, मेरा कोई दोस्त ले जाएगा, कोई भी ले जाएगा, मेरी फैमिली में से कोई ले जाएगा, वो जितनी देर के लिए वो लेके जाएगा, कंट्रोल उसके पास होगा, ठीक है ना, लेकिन ओनरशिप मेरे पास होगी। तो ओनरशिप इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, या इट इज प्रेफरेबल नॉट टू, मतलब ओनरशिप तो ओनरशिप ही है ना, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो अगला बंदा बन जाएगा, लेकिन कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इट इज अप टू द ओनर कि उसने कंट्रोल ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल इज। तो अब आपको ये पता, अब ये जब हम आगे जाएंगे ना, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जब पढ़ेंगे, तो आपके पास कुछ और, जैसे आपके पास पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ थॉरोली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं अगर बात समझ में नहीं आए। तो आपके पास जो होती है ना, जो गवर्नमेंट, जैसे पब्लिक सेक्टर है, उसमें जितनी भी कंपनीज होंगी वो किसकी होंगी? वो गवर्नमेंट की होंगी, मतलब ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कंपनीज में गवर्नमेंट क्या कर देती है कि दूसरे इंडिविजुअल्स को अपना कंट्रोल पास ऑन कर सकती है। So this is what the difference is between ownership and control. ठीक है, तो control, some are controlled by the owners, some are controlled by people working on behalf, ठीक है। तो इस तरह होता है। owned क्या होती है कि owned either by the owners, कुछ owners own कर रहे होते हैं जैसे शेयर होल्डर्स, या कुछ गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दूसरी चीज जो आ रही है, आपके पास वो आ रहा है आपका लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस क्या होता है? लीगल स्टेटस अभी हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये टर्म जो है आपकी कमिंग टॉपिक्स में आएगी, उसमें आपको ये सेल्फ समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग चल रहे हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है ना, देखो, आपको एक चीज समझनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होती है? अलग होती है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चीजें बना रही हैं, कुछ रिटेल कर रही हैं, मतलब कुछ सेल कर रही हैं, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो एजुकेशनल प्रोवाइडर्स हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं। असेंबलिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी टू एक्टिविटी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर रही है, तो इसका मतलब कि वो एक्टिविटी की वजह से डिफर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, यहाँ पे सर्विस आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर योर एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी की बेसिस पे भी डिफर करती हैं।
नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास प्रॉफिट है और नॉट फॉर प्रॉफिट। सी, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या तो वो प्रॉफिट में सीकिंग होती हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग होती हैं। ठीक है, प्रॉफिट सीकिंग का मेन एम ये होता है कि उन्होंने अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है कि वो प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉफिट का नहीं सोचती, ठीक है ना, वो आपकी जो लोगों की वेल्थ, हेल्थ के बारे में सोचती हैं, लाइक हेल्थ के बारे में सोचती हैं, हेल्थ केयर के बारे में सोचती हैं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में जो सोचने वाली बात है ना, कि वो आपकी वेलफेयर के बारे में सोचती हैं कि हम सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाएं, हम पाकिस्तान को दुनिया की नजर में कैसे बेहतर बनाएं, हम पाकिस्तान के छोटे छोटे इश्यूज को कैसे सॉल्व करें। ये आपके नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास साइज की बात आ जाती है। सेम जो आपकी एक्टिविटी वाला पॉइंट था वही आपका यहाँ पे आएगा साइज के पॉइंट में, कि ऑर्गेनाइजेशंस डिफर फ्रॉम वन अनदर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस एज वेल। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ आपकी एसएमईज होती हैं, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। एसएमईज क्या होती हैं? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब स्मॉल भी हो सकती है, वो मीडियम भी हो सकती हैं। कुछ आपकी जैसे वेरी स्मॉल होती हैं, जैसे सोल ट्रेडर्स होते हैं, 1% बिजनेस होता है, तो वो बहुत छोटा सा होता है। टेक्नोलॉजी भी आपके हर ऑर्गेनाइजेशन पे वेरी करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अब जैसे एक हॉस्पिटल है, उसको नई से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नई से नई मशीनरी की जरूरत है। अब एक छोटी सी टॉक शॉप है जो आपकी समझ लो कि एक कॉर्नर पे है, आपकी लेन के कॉर्नर पे, आपकी स्ट्रीट के कॉर्नर पे समझ लो। अब उस पे जाने के बस तो ज्यादा से ज्यादा एक कैलकुलेटर होगा, इससे ज्यादा तो उसको किसी मशीनरी की जरूरत नहीं होगी। ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स होंगे, उसको मशीनरी की तो जरूरत ही नहीं है। So this is what कि टेक्नोलॉजी साइज और एक्टिविटी वेरीज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। इसी तरह लीगल स्टेटस भी वेरी करता है, राइट। सो दीज आर ऑल योर पॉसिबल ऑप्शंस जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस वेरी कर सकती हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? नहीं, एक्टिविटी डजंट मीन ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज। देखो, एक्टिविटी बेसिकली क्या हो रही होती है ना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं। कुछ एक्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो, देखो, तीन तरह की हमारे पास होती है ना, राइट। हमारे पास कुछ होती है एक्सट्रैक्शन कंपनीज, ठीक है। अब कुछ आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ आपके पास सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है कि आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है, उसकी एक्टिविटी है क्या। अगर तो वो कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। अगर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो इसका मतलब है वो एजुकेशन प्रोवाइडर है, सर्विस दे रहा है। तो आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन या तो सर्विस देती है या तो कुछ बनाती है। अगर वो बनाने वालों में से है, जैसे कि मैन्युफैक्चर कर रही है कोई चीज, फर्नीचर कर रही है, कोई भी चीज, कोई भी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आएगी। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो वो आप देख लो कि वो कौन सी सर्विस दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एक्टिविटी डिफर्स। या अच्छा, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अभी वर्कशीट जो की है वो, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, जस्ट टू एक्सप्लेन। अब ये जो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे वो उस पर हर चीज मेंशन होगी, ठीक है। तो यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। इससे आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि
अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ जाए वो आपको कैसे करना है, राइट? देन यू हैव ओके, so we are going to discuss this. आपके पास एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपकी स्क्रीन पे. which of the following are primary objectives of an organization? ठीक है, तो you have 2 minutes और आपको ये सॉल्व करो, then we'll discuss this. Okay, so we had a test your understanding 1, right? Which of the following are primary objectives of an organization? तो आपने ये बहुत thoroughly read करना है कि उसने पूछा है कि primary objectives कौन से होते हैं एक organization के. Options में you have your first option which is to maximize the shareholders wealth, second is to protect the environment and third is to make profit. अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली क्या होते हैं? अगर उसने कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, उसने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला मकसद, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, उसका पहला मकसद ये है कि भाई हमने तो प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, हमने, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके शेयर होल्डर्स होंगे, तो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कि एक तो है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, दूसरा है टू मेक प्रॉफिट, ठीक है. टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इट्स नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है. हाँ, सेकेंडरी में आ सकता है कि आपका ये एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसने क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी पूछा है तो आपने प्राइमरी ही बताना है, एंड द आंसर इज 1 and 3. ओके, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर कर लिए. अब दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे व्हिच इज द सेक्टर्स. अच्छा, अब क्योंकि हमने बात कर ली है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमें क्यों चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजेशंस डिफर क्यों कर रही होती हैं, अब हमें ये भी पता चलना चाहिए कि यार किस किस, ये जो एक्टिविटीज की बात हुई थी ना, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की बात की थी. अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है. जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, अब मेरे पास इतने सेक्टर, अब मुझे पता चल जाएगा यार मैं तो एग्रीकल्चर में भी जा सकती हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकती हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट में भी जा सकती हूँ, एनर्जी में भी जा सकती हूँ. सो आई हैव सो मेनी ऑप्शंस कि मैं अपने बिजनेस कहाँ पे जाके स्टार्ट करूँ, ठीक है. आपके पास ये सारे सेक्टर्स हैं, राइट. आपके पास सबसे पहले एग्रीकल्चर, आपको पता है कि प्रोसेसिंग एंड क्या होता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है कि जमीन से अगर आपने कोई चीज ग्रो करनी है ना, वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है. प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करने के बाद प्रोसेस करना उस फूड को, ठीक है. जैसे कोई भी आपका जो अनाज है, आपके फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, वो आपको एग्रीकल्चर के थ्रू मिल रही हैं. हाँ, बाद में जाके आप उनको प्रोसेस करवा देते हो, जैसे कि टिन में उसको पैक करवा देते हो, वो प्रोसेस्ड फूड बन जाता है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है. उसके बाद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है. अब क्या होता है ना, रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलता है? रॉ मटेरियल आपको जो मिलता है ना एक्सट्रैक्ट करके. अब यहाँ पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और एक्सट्रैक्टिंग क्या होती है, ये थोड़ा मिलता जुलता काम है. पहले हम एक्सट्रैक्टिव को डिस्कस करते हैं. एक्सट्रैक्ट करना होता है रॉ मटेरियल्स. क्या होते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो माइनिंग के थ्रू आते हैं. जैसे कोल एक रॉ मटेरियल है, ठीक है.
आपके पास इस तरह के बहुत से रॉ मटेरियल्स, कॉटन मतलब बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं जो आपने कन्वर्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे वुड है, एक रॉ मटेरियल है, सही है। उसको आप कैसे निकालते हो, आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, जमीन के अंदर से निकालते हो, ठीक है। और फिर आपने जब उसको प्रोसेस करना है ना, एक वुड है फॉर एग्जांपल, वुड को आपने चेयर में चेंज करना है, तो वो चेयर में चेंज करना मैन्युफैक्चरिंग सर आपका सेक्टर है, जिसमें acquiring raw materials and by the application of labor and technology turning them into a product या end product कह लो। मेटल आपको कहाँ से मिलेगा, मेटल आपको एक्सट्रैक्टिव से मिलेगा। मेटल को आप गाड़ी में कैसे तब्दील करोगे, वो आप करोगे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। माइनिंग में आपको कोल मिलेगा, ठीक है। कोल को आप चेंज कैसे करोगे, जैसे चारकोल को चेंज कैसे करते हो, मास्क बनाते हो, डिफरेंट चीजें करते हो आप, अब वो कैसे करोगे, वो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करोगे, ठीक है। बाय अप्लाइंग लेबर एंड टेक्नोलॉजी, जाहिर है उस पर टेक्नोलॉजी लगेगी, लेबर लगेगी, तो वो चेंज हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर लेगा। नेक्स्ट यू हैव एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर भी आपके वो, एनर्जी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि आप एक रिसोर्स को दूसरी रिसोर्स में चेंज कर देते हो। एनर्जी सेक्टर में आपके पास एक जो मेन चीज है वो आपके पास क्या है, कन्वर्टिंग वन रिसोर्स विच इज योर कोल इनटू अनदर रिसोर्स। जैसे आपके पास कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि आप इसके, अब तो बहुत बहुत तरीके आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। तो एक चीज को अगर आपने दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वो आपका एनर्जी सेक्टर हो जाएगा। रिटेल क्या होती है, रिटेल होती है सर्विस। रिटेल में एक चीज रिटेल होती है जिसको सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भी उसी में आ जाता है। तो या रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ होते हैं, ठीक है। डिलीवरिंग गुड्स टू एंड कंज्यूमर, सही है। अगर आप एक शॉप में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो वो रिटेल होगा। अगर आप एक शॉप से दूसरी शॉप में डिलीवर कर रहे हो, या शॉप से, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ किसी सुपरमार्केट की, तो सुपरमार्केट क्या कर रहे हैं, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार ये ग्रोसरीज हैं, ठीक है, या आप मुझे घर पे डिलीवर करवा दो। तो एक तो वो रिटेल भी है क्योंकि वो ग्रोसरीज बेच रहा है, दूसरा वो मेरे घर पे डिलीवर भी कर रहा है, तो वो साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन होती है, जितनी भी आपकी चीजें होती है ना, सॉफ्टवेयर, मूवी, सॉन्ग्स, आपकी फिल्म, म्यूजिक, ये सारी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी इंडस्ट्रीज को, जैसे ये आपकी सिनेमा की जो सारी आपकी इंडस्ट्री होती है, आपकी सॉन्ग्स इंडस्ट्री, एवरीथिंग, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन। एंड लास्ट वी हैव आवर सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर में आपका रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अकाउंटेंसी, टीचिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे आपके सर्विस इंडस्ट्रीज में आ जाता है, ठीक है। तो दिस विद दिस आर सेक्टर्स, या जो आपके सेक्टर्स है ना, in which the organization operates, this comes to an end. You are free to ask any questions अगर आपके पास हैं तो। अच्छा, रिलेटेड टू द टॉपिक जो अभी हमने खत्म किया है, द सेक्टर्स इन व्हिच आवर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट, आपके पास क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, या आप इसको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी बेसिकली मैं आपको यहीं पे ये थोड़ा सा समझा देती हूँ। प्राइमरी होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी होते हैं, और आपके पास होती है टर्जरी। टर्जरी क्या होती है, टर्जरी होती है सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब सेकेंडरी में आपके पास एक आता है, और आपके पास प्राइमरी। प्राइमरी आते हैं जो बिल्कुल शुरू की होती है, जैसे एक आपके पास आ गई, जो आपके पास आती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, या आपके पास एक और इंडस्ट्री भी है, लेकिन वो अगर मैंने बता दी तो आपका ये आंसर यहाँ का हो जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी आपकी होती हैं, ठीक है। देन यू हैव योर सर्विस इंडस्ट्रीज। तो अब आपने ये एक्चुअली आंसर करना है कि उन्होंने पूछा कि व्हाट विच ऑफ दीज आर दी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, तो या तो वो आपके पास है ऑप्शन में एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, प्रोविजन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री। तो आपने बताना कि इनमें से प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी है।
इवन तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कि प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, तो ये करोगे तो उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। Okay, so I'm going to discuss this. आपके पास उसने पूछा है कि प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आपके पास इंडस्ट्रीज आती हैं, जिस तरह आपके पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, आपके पास एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है। प्राइमरी वो चीज होती है शुरू में, द मेन जो आपके पास इंडस्ट्री आती है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन में रॉ मटेरियल आपको मिलेगा तो आप उसको किसी चीज में कन्वर्ट करोगे ना। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आपके पास ये वाली इंडस्ट्रीज आती हैं। सेकेंडरी में आपके पास वो आती हैं जो कि एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। तो आपके पास सेकेंडरी में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, राइट। और सर्विस इंडस्ट्री जितनी भी आती हैं वो टर्जरी में आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो था प्रोविजन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज, और ऑप्शन 4 जो था ये टर्जरी थी, ठीक है। ये जो ऑप्शन था ये आपके पास क्या थी, सेकेंडरी थी। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन था ये था प्राइमरी, ठीक है। जमीन से कोई चीज, मतलब प्राइमरी आपके पास वो होती है जो शुरू की होती है, लाइक टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द अर्थ। मैन्युफैक्चरिंग में होती है जो एक को दूसरे में कन्वर्ट करता है, इसमें आपका जो है। और सर्विस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें टर्जरी में आता है, ठीक है। और तो ये था आपके साथ मैंने डिस्कस किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस इस बारे में, कोई क्वेश्चन ये क्लियर हो गया पॉइंट? राइट, सो विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर क्लास, ठीक है। इसको रिवाइज करना है आप लोगों ने, साथ साथ रिवाइज करना है, क्योंकि थ्योरी हम लोगों ने थ्योरी रॉट लर्न नहीं करनी, मतलब उसका रट्टा नहीं करना, हमने उसको समझ के करना है, ठीक है। सो यू नीड टू रिवाइज दिस एवरी डे। कल हम लोग इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ये हमारी सारी टाइप्स आती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट, एनजीओज एंड कोऑपरेटिव्स। ये हमारा हो जाएगा तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है स्टेक होल्डर से पहले पहले वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे विद आवर चैप्टर 5 वाला पार्ट, स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है।